अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माई सेल्फ मोहम्मद ज़काउल्ला। आज जो है हम लोग 9th स्टैंडर्ड सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ा यानी द्वितीय भाषा कन्नड़ा, इसमें जो है एक प्रबंध रचने तो प्रबंध रचने कर रहे थे हम लोग। तो पिछले क्लासेस में जो है प्रबंध रचने का तो क्या मतलब, एसे रेटिंग का तो क्या, फिर एसे रेटिंग में एक टॉपिक है प्रकृति विकोपाकर को यानी नेचुरल डिज़ास्टर। तो इसके बारे में जो है मैं स्टार्ट कर रहा था। तो नेचुरल डिज़ास्टर यानी कुदरती आफतें, प्रकृति विकोपा, एक टॉपिक के ऊपर जो है हम लोग एसे रेटिंग सीख रहे थे। तो जो कि टेक्स्ट बुक में तुम्हारा एज ए एग्जाम्पल देकर ही वो, तो उसमें का आधा हिस्सा कर चुका था। तो उसी का जो है प्रकृति विकोपा का जो है उस टॉपिक का एसे रेटिंग आज कंटिन्यू करेंगे। उसका जो है बचा हुआ हिस्सा आज करेंगे। तो ये टेक्स्ट बुक का पेज है, पेज नंबर 60, पुटದ संख्या 60 में तुमना मिल जाता है। तो यहाँ पे क्या क्या है देख सकते हैं हमें। ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ವಾಡಿಕೆಗಿಂತಲೂ ಅಧಿಕ ಪಟ್ಟು ಮಳೆ ಬೇಡವಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುರಿಯುವ ಸ್ಥಿತಿಯೇ ಅತಿವೃಷ್ಟಿ. ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ರೈತರಿಗೆ ಕಟಾವಿಗೆ ಬಂದ ಬೆಳೆ ಕೈಗೆ ಸಿಗದೆ नष्टवागुत्तिदे। मतलब इसमें क्या बोल रहे हैं, ಇದಕ್ಕೆ इसके विरुद्धವಾಗಿ अपोजिट में वाडिकेगिंतलू यानी एक्सपेक्टेड से अधिक पट्टू बहुत ज़्यादा, अधिक पट्टू का तो बहुत ज़्यादा तादाद में मಳೆ बारिश जो है ಬೇಡವಾದ नहीं होने के समयದಲ್ಲಿ टाइम में सुरियुवा जो बरसा तो उस हालत को स्थिति ये अतिवृष्टि बोलती। तो अतिवृष्टि का तो क्या, तो अनावृष्टि का तो वहाँ पे बारिश नहीं आता, तो ऑलरेडी तुम्हें सीखे जो कि बरा आ जाता, बारिश नहीं रहता, तो उस हालत को जो है हमें अनावृष्टि बोलती। तो अतिवृष्टि का तो क्या का तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में यानी अनावृष्टि के अपोजिट डायरेक्शन में यानी बरा के बिल्कुल अपोजिट में जो एक्सपेक्टेड से ज़्यादा तादाद में जो है बारिश नहीं होने के टाइम में जो है बरस को जो हालत क्रिएट होती है, जो हालत बनती है, तो उस हालत को बोलती है अतिवृष्टि। तो अतिवृष्टि इंदलू, तो इस तरह का अतिवृष्टि होगा तो हैवी रेनफॉल होगा, तो ज़्यादा बारिश तादाद में बारिश आगा तो रैतरिगे किसानों को कटाविगे बंदा जो काटने की जो फसल अब काटना, उन्हें फसल अच्छी तरह से उगको है, अब काट को ले लिया मार्केट में उन्हें डालना, तो उस टाइम में क्या होता है बारिश आगा तो बेड़े कईगे वो फसल जो है उसको हाथ को नहीं मिले सका, सिगदे नष्टवागुत्तिदे। इससे क्या हो रहा, लॉस हो रहा है। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो एक्सपेक्टेड से हैवी रेनफॉल हो जाको नहीं होने के टाइम में जो बारिश बरसता उस हालत को अतिवृष्टि बोलती। तो अतिवृष्टि से क्या होता है, किसानों को जो अब क्या काटना फसल जो अच्छी तरह से उगी उस फसल को, तो फसल जो है उनके हाथ में नहीं मिले सका हो को लॉस हो जाती है। आगे क्या, आगे का पैराग्राफ पढ़ेंगे। ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸುನಾಮಿಯಂತಹ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪಗಳು ಸಂಭವಿಸಿ ಸಮುದ್ರ ತೀರದ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಡಲ ತೆರೆಗಳಿಂದ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಜಲ ಸಮಾಧಿಯಾದರು. ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೂಕಂಪದ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಈ ಸುನಾಮಿ ಉಂಟಾಯಿತೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 40-50 ಅಡಿಗಳೆತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರಿದ ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳು ತೀರದಲ್ಲಿದ್ದ ಜನರನ್ನು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿದವು. तो इसमें क्या बोल रही, ಕೆಲವು कुछ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ कुछ साल पहले सुनामी अंता यानी सुनामी का तो मैं दिखाया था तुमना पिक्चर, और एक बार दिखा रहा हूँ। तो सुनामी इस तरह से समंदर के अंदर जो है समंदर के अंदर जो अर्थक्वेक होता है, समंदर के अंदर जो भूकंपन होता है, तो उसको बोलते हैं, उस हालत को बोलते हैं सुनामी। तो इससे बड़ी बड़ी समंदर के लहरें उठती तो आबादी की तरफ घुस को क्या आती, पूरा तहस नहस करती, तो ये इसको कहते हैं सुनामी। तो ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ हैं, क्या बोल रही, कुछ साल पहले, ಕೆಲವು कुछ ವರ್ಷಗಳ साल के ಹಿಂದೆ पहले सुनामी ಅಂತ यानी सुनामी जैसे प्रकृति विकोपಗಳು न्याचुरल डिजास्टर्स यानी
जो कुदरती आफत जो है आकर संभविसी, कुदरती आफत आकर ಸಮುದ್ರ ತೀರದ समंदर के किनारे के जो एरिया हैं, जगहें हैं, प्रदेशಗಳು, उस तरह के जगहें जो है क्षण मात्रದಲ್ಲಿ यानी पल भर में कड़ला तेरेಗಳಿಂದ समंदर के लहरों से ಕೊಚ್ಚಿ होगी, भोकर जाकर ಸಾವಿರಾರು ಜನರು, हज़ारों तादाद में लोग जो है जल समाधि आदरू यानी पानी के चपेट में आ गए, यानी जल समाधि आदरू, पानी में बहलेक जाको ना उनकी मौत जो है पानी में ही होगी, पानी में डूबकर मर गए, उसको कहते हैं जल समाधि आदरू, यानी उनकी जो खबरें जो है पानी में बन गई, इस तरह की मौतें उनको आ गई। तो इंडोनेशिया एक मुल्क है, तो वो उसका एक सेट ऑफ एग्जाम्पल देखो बोल रही। इंडोनेशिया में संभविसिदा यानी वहाँ पे जो हुआ क्या, भूकंप का तो अर्थक्वेक का तो कुछ इस तरह से जलजला कहती हैं उसको उर्दू में। तो जलजला हुआ तो ऐसा होता है, देखो भूकंप का तो इसको कहते हैं जो कि ज़मीन देखो ऐसे धस जाते हैं, ऐसा खुल जा क्या होता है, पूरे बिल्डिंगा ये वो सब गिर जाती हैं, तो इसको कहते हैं अर्थक्वेक, जलजला। ओके, तो इसको कहते हैं भूकंपा। तो इंडोनेशिया का एग्जाम्पल देखो बोल रही हैं, इंडोनेशिया में संभविसिದ वहाँ जो हुआ भूकंपदा यानी एक अर्थक्वेक की एफेक्ट से, परिणामದಿಂದ उसके एफेक्ट से ये सुनामी उंटाಯಿತೆಂದು, ये सुनामी जो है हुआ करको बोला जाता, ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ। सो कि 40-50 यानी 40 से 50 अड़ीगेल एत्तर के फीट होते हाइट में, 40 से 50 फीट हाइट होते हाइट में एरिदा जो वहाँ तक चढ़ने वाले समंदर के लहरें, समुद्ರದ ಅಲೆಗಳು ತೀರದಲ್ಲಿದ್ದ जो किनारे पर रहने वाले आबादी को, लोगों को, ಜನರನ್ನು और सामग्रीಗಳನ್ನು और उनके चीज़ों को जो है क्या कर दिए, तहस नहस कर दिए, नाशा ಮಾಡಿದೋ, तबाह कर दिए। तो यहाँ पे इस पैराग्राफ में बोल रही, कुछ साल पहले सुनामी जैसा जो नेचुरल डिज़ास्टर या कुदरती आफत जो है आकर समंदर की जो किनारे वाले जो जगहें थे वहाँ पल भर में जो है समंदर की लहरों से जो है उन्होंने भोले को चले गए। इसमें हज़ारों तादाद में लोग जो है वो मौत के चपेट में आ गया, पानी में भोले चले डूब के मर गए। तो ये इंडोनेशिया में जो हुआ अर्थक्वेक यानी जलजला, इसकी वजह से, इसके इफ़ेक्ट से जो है ये सुनामी जो है हुई करको बोला जाता है। जो इंडोनेशिया में जो अर्थक्वेक हुआ उसकी वजह से ये सुनामी हुई करको बोला जाता है। तो ये सुनामी में क्या हुआ, 40 से 50 फीट हाइट होते जो है हाइट होते जो है समंदर के लहरें आती, तो किनारे में रहने वाले आबादी को, लोगों को जो है और उनके चीज़ों को तबाह कर दिए, नाशा ಮಾಡಿದವು। तो सब भी जो है प्रकृति विकोप में आरास हो, यानी कुदरती आफतें कैसा कैसा आती हैं घर को। तो आगे क्या बोल रही देखिए उस हिस्से में, ಭೂಮಿಯು ಕಂಪಿಸುವುದರಿಂದ ಭೂಕಂಪನಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ। ಭೂಕಂಪನದಿಂದ ಮನೆಗಳು, ಕಟ್ಟಡಗಳು ಕುಸಿದು ಬೀಳುತ್ತವೆ, ರಸ್ತೆಗಳು ಕಾಣದಾಗುತ್ತವೆ, ವಿದ್ಯುತ್, ದೂರವಾಣಿ ಮೊದಲಾದ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ। ಭೂಕಂಪನದಿಂದ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಹಾಗೂ ದನಕರುಗಳು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದುಂಟು। ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂಡಮಾನ್, ನಿಕೋಬಾರ್, ಅಸ್ಸಾಂ, ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ, ಗುಜರಾತ್, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮುಂತಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸುವ ಪ್ರದೇಶಗಳೆಂದು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ। इसमें क्या बोल रहे हैं, भूमियों यानी ज़मीन जो है कंपिसुವುದರಿಂದ, ज़मीन जो है हिलने से, कंपिसुವುದರಿಂದ ज़मीन जो है शेक हुई तो क्या होता है, भूकंपनಗಳು, अर्थक्वेक या जलजला जो है होता है। तो जलजला का पिक्चर दिखा रहा हूँ, जलजला उसको कहते हैं भूकंपा यानी जलजला। तो उस तरह से वो पैदा होता है, यानी ज़मीन शेक होने, ज़मीन ऐसा हली तो उससे, उस वजह से अर्थक्वेक यानी जलजला होता है।
तो ಭೂಕಂಪನದಿಂದ इस जलजले की वजह से, इस अर्थक्वेक की वजह से ಮನೆಗಳು, घर, ಕಟ್ಟಡಗಳು, बिल्डिंग से ಕುಸಿದು ಬೀಳುತ್ತವೆ. उन्हों क्या होती हैं, धस को गिर जाती बिल्डिंग से, घरा सभी. और रस्तेಗಳು और रोड जो है ಕಾಣದಾಗುತ್ತವೆ, नहीं दिखे सका हो जाती. रोड्स जो है नहीं दिखने की हालत में हो जाती हैं. और साथ में विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी, दूरवाणी यानी टेलीफोन, ಮುಂತಾದ वगैरह वगैरह संपर्कಗಳು वगैरह वगैरह जो कॉन्टैक्ट्स ही, तो ये संपूर्णವಾಗಿ कंप्लीटली जो है तबाह हो जाती हैं. वगैरह वगैरह जो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट रखना पड़ता है, ऐसे संपर्क जो है क्या होती, तबाह हो जाती. जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, दूरवाणी का तो तुम्हारा फ़ोन नेटवर्क और वगैरह वगैरह के जो ये जो हैं वो कंप्लीटली तबाह हो जाती, नाशवागुತ್ತವೆ. कब भूकंप या जलजला हुआ तो उस हालत में सिर्फ रास्ते ही नहीं, अब रास्ते खुले, ऐसा धस्से बिल्डिंगा घिसेगा तो आसपास में क्या रहती, खंबे रहती, इलेक्ट्रिसिटी के खंबे रहती, टेलीफोन वायर गए रहती, उन्हों सब क्या होती, उसके चपेट में आको गिर को उन्हों भी तबाह हो जाती हैं. और साथ में भूकंपनದಿಂದ, इस अर्थक्वेक की वजह से, जलजला से ಕಟ್ಟಡಗಳ, बिल्डिंगों के अड़िಯಲ್ಲಿ, बिल्डिंगों के नीचे सिलुकिದ, सपड़ने वाले ಸಾವಿರಾರು ಜನರು, हज़ारों तादाद में लोग, ಹಾಗೂ और दना करुಗಳು, बैल, बछड़े सभी प्राण, अपनी जान को कಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದುಂಟು, अपनी जान को गवा लेती. तो इस तरह से जलजला हुआ है ना, तो ज़मीन शेक हुई, तो जलजला या फिर अर्थक्वेक हुआ, तो ऐसा शेक होने की वजह से ऐसा ज़मीन धसिया, तो बिल्डिंग ऐसा लुढ़की, तो उसके नीचे जो रहती या उसके अंदर जो रहती क्या होती, आदमियाँ उन्हों या जानवर क्या भी रखो रहती, उन्हों अपना जान माल सभी गवा लेती. हज़ारों तादाद में वो भी ऐसा होता है. और आगे बोल रही, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ, हमारे कंट्री में भी अंडमान निकोबार, तो अंडमान निकोबार में और असम, हिमाचल प्रदेश, ये सब स्टेट्स हैं, ये अलग अलग स्टेट्स. तो हिमाचल प्रदेश में, गुजरात में, महाराष्ट्र ये एक स्टेट, तो यहाँ इस जगहों में ಮುಂತಾದ वगैरह वगैरह जगहों में प्रदेशಗಳು भूकंप यानी जलजला जो होने वाले, संभविಸುವ जलजला जो है होने वाले प्रदेशगಳೆಂದು जगह करके उनको निशानत किए गए हैं, गुरुतिसिದ್ದಾರೆ. यानी हमारे कंट्री में भी, ये बाहर के कंट्री का नहीं, दूसरे जो फॉरेन कंट्री यही होता जलजला करके नहीं, हमारे कंट्री, हमारे इंडिया में भी होता है. जैसे कि हमारे कंट्री में अंडमान निकोबार, असम, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र वगैरह वगैरह जगह जो है, यहाँ पे जलजला होने वाले जगह करको उनको मार्क किया गया, उनको निशानत किया गया है कि इस जगहों पर जो है देखो जलजला हो सकता है, तो होने से पहले इन्हों अलर्ट रहना करको इनको मार्क किया गया है. तो ये होने वाले जगह हैं जो कि इंडिया में भी जलजला होने वाले ये प्लेसेस हैं. तो इस पैराग्राफ में क्या क्या बोल रही, तो जलजले के बारे में बोल रही, जो कि ये भी एक किस्म का कुदरती आफत है, जो कि नेचुरल डिज़ास्टर. तो कैसा होता है जलजला आकर को, इसमें पूरा कंप्लीटली बोल रही. तो ज़मीन जो है हिलने की वजह से अर्थक्वेक या जलजला जो है पैदा होती है. तो जलजले के जो है वजह से घरें, बिल्डिंगें जो है धस कर गिर जाती हैं और रोड जो है दिखाई नहीं पड़ता, यानी ऐसा ये हो जाता, ऐसा हालत, ऐसा खुल जाता है. और इसकी वजह से करेंट और टेलीफोन के वायर्स इन्हों सब चपेट में आको वगैरह वगैरह इनके कांटेक्ट टूट को जो है कंप्लीटली इन्हों तबाह हो जाती हैं. और जो है अर्थक्वेक या जलजले से जो बिल्डिंगों के नीचे जो सपड़ने या उसमें सपड़ने वाले हज़ारों तादाद के लोग और जानवरें जो है अपना जान को गंवा लेती हैं. हमारे इंडिया में भी जो है, जैसे कि अंडमान निकोबार, असम, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र वगैरह वगैरह जगहों पर जो है जलजला होने वाले जगह करको मार्क किया गया, निशानात किया गया है. तो आगे देखेंगे अब अगला पैराग्राफ. तो पूरा जलजले के बारे में बोल रही, ये एक जो है ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ होने वाले जगह. ಸೊ ಜಪಾನ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ಭೂಕಂಪಗಳಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯಲು ಅಪಾಯ ಬಾರದಂತಹ ಮನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಜನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. तो जलजले के बारे में या अर्थक्वेक के बारे में बताते हुए आगे लाइन में क्या बोल रही,
जापान देशदली यानी जापान के मुल्क में भी जो है आगागा तभी कभी तब आगागा का तो तब क्या होता है, भूकंपಗಳಾಗುತ್ತಿದ್ದು, वहाँ पर भी जो है जलजला होता है, अर्थक्वेक होता है, जापान में बार बार होते रहता है। ಇದರಿಂದ तो इससे उन्होंने रक्षणे पड़ेले, अपने आप को बचाने के वास्ते, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के वास्ते अपाय बारदंतः, तो उससे क्या भी डेंजर होना नहीं, अगर अर्थक्वेक आ गया, जलजला आ गया तो भी उससे क्या भी हमना नुकसान होना नहीं, जानी माल का अगर को ಮನೆಗಳನ್ನು अपने घरों को निर्मिಸುವುದರಲ್ಲಿ बिल्ड करने में अल्लिना जना, वहाँ के लोग जो हैं सक्सेसफुल हुए, कामयाब हुए, यशस्वी ಆಗಿದ್ದಾರೆ। तो जापान वगैरह में इस तरह के घर बनती जो कि ज़्यादा जो है हमारे इस तरह के कंस्ट्रक्शन में यूज़ किए जाते हैं, उस तरह के हेवी मटेरियल्स नहीं यूज़ करते, जो कि शिफ्ट करने के भी हाउसेस भी वहाँ पे जो है उस तरह के घरों को बनती, जिससे अगर अर्थक्वेक आ गया, ज़मीन जो है धंस गई, बिल्डिंग या अपार्टमेंट एक गिरी का तो भी तो उस हालत में क्या होता वहाँ, तो वो इतना वेट नहीं रहता कि उनके ऊपर पड़े तो भी उन्होंने मरते नहीं। ऐसे हल्के पुल्के चीज़ों का इस्तेमाल करके वो अपने घरों को बनने में कामयाब हुई। तो यहाँ वो मिसाल दे रही सो, तो क्या बोल रही, जापान देशदली, जापान के मुल्क में भी जो है तब भूकंप यानी तब जो है जलजला अर्थक्वेक होता है, तो इससे उन्होंने जो है अपने आप को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, तो उससे अगर अर्थक्वेक आ भी गया, जलजला आ भी गया तो उससे क्या भी नुकसान होना नहीं, डेंजर उनको नहीं होना कर को, उस तरह के घरों को उन्होंने बनाने में अपने आप को वहाँ के लोग जो है कामयाब होकर ही। तो इस तरह से, इस तरह के भी जो है तो किस तरह से जो है नेचुरल डिज़ास्टर आ गए तो बचे जा कर को बोल रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो नेचुरल डिज़ास्टर आती तो उससे किस तरह से बच सकती हैं कर को एक एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर देखो बता रही, जो कि जापान का एग्जाम्पल देखो बता रही। तो आगे जाएंगे अब हमें ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ, ಇದರಿಂದ ಹಿಮಗಡ್ಡೆಗಳು ಕರಗುತ್ತಿವೆ, ಈ ರೀತಿ ಹಿಮಗಡ್ಡೆಗಳು ಕರಗುವುದರಿಂದ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಉಂಟಾಗಿ ಸಮುದ್ರದ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಏರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ। ಧ್ರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಹಿಮ ಕರಗುತ್ತಿದೆ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅಪಾಯದ सूचनेಗಳಾಗಿವೆ। तो इसमें क्या बोल रही, इत्तीचेगे रिसेंटली मौजूदा जो है जागतिक तापमान, ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं उसको, जागतिक तापमान जो है यानी टेम्परेचर बढ़ता हुआ जा रहा है, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ, तो टेम्परेचर जब बढ़ता है, गर्मी बढ़ती है, तो इससे हिमगड्ढेಗಳು, बड़े बड़े बर्फी इलाके में जो बर्फ़ पड़ी उन्होंने क्या होती, पिघलने लगती, करगुत्तिवे, उन्होंने पिघल रही, उन्होंने पिघल को क्या बनती, पानी बनती। सो ಈ ರೀತಿ इस तरह से हिमगड्ढेಗಳು, ये बर्फ़ी जो पहाड़े हैं, ये पिघलने की वजह से, करगुವುದರಿಂದ नदीಗಳಲ್ಲಿ पिघलने से क्या बनता है, इन्हों बड़े बड़े जो बर्फ़ के पहाड़ा पड़ी तो ये पिघलने की वजह से पानी बनती, नो पानी बन को भोले एक जाको नदी में मिलती, तो नदी में ऑलरेडी पानी है बरसात का या बारिश का, उसमें एक्स्ट्रा जो है इन बर्फ़ का जो है पानी भी मिला तो क्या होता है, फ्लड आ जाता, प्रवाह, फ्लड यानी हैवी जो है पानी आ जाता नदी तालाबों में, जो कि फ्लड तुमने दिखाया। तो इस तरह की हालत आती है, नदी तालाब भर जाता है, नदी तालाब भरती है तो भर जा को पानी जो है ओवरफ्लो होता है, भोने लगता है, तब उसके चपेट में गाँव ऐसे लोग घर सभी आको पूरे तबाह हो जाती है। तो ये फ्लड जो प्रवाह, तो इस तरह का हालत भी जो है आता है, जो कि बर्फ के पहाड़े पिघलने से। और प्रवाह उंटागी, फ्लड होकर इस तरह से समुद्रदा, और साथ में क्या हो रहा है, समंदर में जो पानी का लेवल है, नीरिना मट्टा, समंदर में जितना पानी रहना उतने पानी से जो है ಏರುತ್ತಿದೆ, उससे ज़्यादा हो रहा है, उससे बढ़ रहा है, यानी समंदर का पानी का लिमिट भी बढ़ते हुए चले जा रहा है। ಎಂದು करको हवामान तज्ञरू, यानी जो वेदर एक्सपर्टीज रहती, वेदर के बारे में बोलने वाले जो एक्सपर्ट्स लोग रहती, उन्होंने इस तरह से हमना होशियार कर को ही ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, तब होशियार कर रही हमना कि देखो
ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है। गर्मी बढ़ने से बड़े बड़े बर्फ़ के पहाड़े जो है पिघल रही, तो पिघलने की वजह से इनका पानी जो है नदी में जाको मिलता है, तो वहाँ नदी का पानी ज़्यादा हो को फ्लड आको गाँव ये वो तबाह होती, और साथ में इनो जो है ज़्यादा हो तो समंदर का पानी का भी जो लेवल है वो भी बढ़ता है करको। तब जो है वेदर के जो एक्सपर्ट्स थी तो उन्होंने हमना होशियार कर रही। तो ध्रुव प्रदेशಗಳಲ್ಲೂ ಧ್ರುವ प्रदेश आगतो अब ज़मीन का जो नॉर्थ पोल साउथ पोल बोलती नहीं, इनको ध्रुव प्रदेश बोलती। यानी अब ऐसा ज़मीन है, इसको ज़मीन समझो, ओके। तो ये हिस्सा और ये हिस्सा ये ध्रुव प्रदेश बोलती। ये थोड़ा चपटा रहता है, इसको नॉर्थ पोल साउथ पोल इंग्लिश में बोलती। तो यहाँ पे इस इलाके में बर्फ़ ज़्यादा पड़ता, ज़मीन के इस इलाके में बर्फ़ ज़्यादा पड़ता क्योंकि सूरज की रोशनी ज़्यादा पहुँचती नहीं वहाँ, तो उसके वास्ते क्या होता है, वहाँ ठंडा मौसम रहने की वजह से बर्फ़ ज़्यादा पड़ता है। तो इनको ध्रुव प्रदेशಗಳು करको बोलती हैं कन्नड़ा में। तो इस ज़मीन के इस हिस्से में भी हिमा जो है बर्फ़ जो है पिघलता हुआ जा रहा है। इवेल्लवू ये सब देखे तो ये अपायदा क्या की एक बहुत बड़ी जो है नुकसानात या डेंजर की एक सूचनेಗಳಾಗಿ निशानात को बयां कर रही। तो इसमें क्या क्या सीखे था, मौजूदा जो है जो ग्लोबल वार्मिंग जो है बढ़ते हुए जा रहे, इससे जो है बर्फ़ के पहाड़े पिघल रही। इसी तरह से बर्फ़ के पहाड़े पिघलने से नदियों की में जो है फ्लड आकर और समंदर में भी जो है पानी का लेवल बढ़ते हुए चले आता है करको। जो वेदर के एक्सपर्टिस जो है उन्होंने तब हमना अलर्ट करा रही। सो ज़मीन के इस तरह के ध्रुव प्रदेश में भी जो है क्या होता है, बर्फ़ पिघल जाता है। ये सब जो है डेंजर्स की निशानियाँ हैं, नुकसान के निशानियाँ हैं करको बोल रहे। नेक्स्ट, ಚಂಡಮಾರುತ, ಹಿಮಪಾತ, ಅಗ್ನಿಪರ್ವತಗಳು, ಶಿಲಾರಸವನ್ನು ಉಗುಳುವುದು ಮುಂತಾದ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪಗಳು ಸಂಭವಿಸಿ ಮಾನವನಿಗೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿಗೆ ಹಾನಿ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ। ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪಗಳು ಸಂಭವಿಸಲು ಮನುಷ್ಯನೇ ಕಾರಣನಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಕೃತಿ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ರೀತಿಯ ವಿಕೋಪಗಳನ್ನು दूरविडलू साध्य। यानी चंडमारुत यानी तूफ़ान, समंदरी तूफ़ान, हिमपात यानी बर्फ़ का पड़ना, अग्नि पर्वतಗಳು यानी आग के पहाड़े, जो आग के जो पहाड़ हैं यानी वॉल्केनिक माउंटेन्स बोलती। अग्नि पर्वतಗಳು को तो वॉल्केनिक माउंटेन्स, वाल्कनिक माउंटेन्स को बोलती अग्नि पर्वतಗಳು। तो इनो वाल्कनिक माउंटेन्स या अग्नि पर्वतಗಳು क्या करती, शिलारसवन्नु यानी उनके अंदर का जो गर्म जो पानी रहता है जो मैग्मा बोलती, ओके, वो मैग्मा को जो है उन्होंने बाहर निकालती, उगुಳುವುದು ಮುಂತಾದ वगैरह जो है प्रकृति जो कि नेचुरल डिज़ास्टर को यानी कुदरती आफतें जो विकोपಗಳು संभविसी, इससे अलग अलग जो है नेचुरल डिज़ास्टर जो है होकर मानवनिगे, इंसान को, प्राणिಗಳಿಗೆ, जानवरों को और आस्ति पासी उनके प्रॉपर्टीज़ को जो है हानि उंटू ಮಾಡುತ್ತಿವೆ, उनको जो है नुकसान पहुंचा रही। तो इस पैराग्राफ में क्या बोल रही, जो कि नेचुरल डिज़ास्टर के कुछ बारे में बोल रही, जैसे कि चंडमारुत, तूफ़ान, हिमपात यानी बर्फबारी होना, और जो है वॉल्कनिक माउंटेन से जो है मैग्मा जो है निकल कर वगैरह वगैरह जो है नेचुरल के डिज़ास्टर जो है होकर इंसान और जानवरों की और प्रॉपर्टीज़ की जो इससे नुकसानात हो रही। प्रकृति, ये सब लास्ट में कंक्लूजन क्या बोल रही, एंडिंग पार्ट। अब तो प्रकृति विकोपಗಳು जो नेचुरल डिज़ास्टर्स ही या फिर कुदरती आफतें जो हैं इन्हों संभविसಲು, इन्हों होने के वास्ते मनुष्य ने, इंसानी जो है ಕಾರಣನಾಗಿದ್ದು, इंसानी वजह कर को प्रकृति रक्षणೆಯಲ್ಲಿ, अगर उन्हें एनवायरनमेंट की हिफाजत में, नेचर की हिफाजत में उन्हें लग गया तो ತೊಡಗಿದರೆ मात्र, लग गया तो सिर्फ जो है ई रीतिया, इस तरह के जो है डिज़ास्टर से, इस तरह के जो है हालातों से जो है, इस तरह के जो कुदरती आफतों को दूर रखने के लिए होता है, दूरविडलू साध्य, दूर रखने के लिए होता है। तो इस पैराग्राफ में क्या बोल रही, जो नेचुरल डिज़ास्टर या कुदरती आफतें जो हैं इन्हों होने के लिए इंसानी जो है वजह है। तो
जो नेचर की हिफाजती के लिए अगर उन्हें लग गया, सिर्फ नेचर की हिफाजत में उन्हें लग गया सिर्फ, तभी जो है इस तरह के डिज़ास्टरों में, इस तरह के कुदरती आफतों को उन्हें दूर रखने के लिए होता है। यानी इंसान का रोल इस नेचुरल डिज़ास्टर में बहुत बड़ा है कर को, यानी कुदरती आफतें इंसान से हो रही कर को लास्ट में कंक्लूजन दे रही। और इंसान अब अलर्ट हो जाना, कम से कम अब तो होशियार हो जाको, जो उससे नहीं होने के काम कर ले को जा रहा है इस एनवायरनमेंट पर, नेचर पर, उसको रोक देना कर को बोल रही। तो ये प्रकृति विकोप का आगे का कंटिन्यूटी पार्ट है, जो कि विवरण और एंडिंग पार्ट इस क्लास में एक्सप्लेन करें। जैसे कि देख सकती, तो इसमें क्या बोल रही, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, यानी अनावृष्टि के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी बरा बोलती नहीं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो एक्सपेक्टेड से ज़्यादा बारिश नहीं होने के टाइम में जो है बरसा, तो उस तरह की हालत को जो है अतिवृष्टि बोलती। तो अतिवृष्टि से क्या होता है, यानी हेवी रेनफॉल हुआ, तो बहुत ज़्यादा बारिश पड़ा, तो किसान को जो है, जो फसल अब काट ना करने को, ऐसे हालत में जो फसल रहते हैं, वो फसल क्या होते हैं, उसके हाथ नहीं लगती। तो उस टाइम में फसल अच्छी उग को रहती है, अब काटने के टाइम में हेवी बारिश पड़ा तो क्या होता है, पूरी फसल तबाह हो जाती है। तो इस तरह से किसान को नुकसान होता है, तो उसको अतिवृष्टि बोलती हैं। कुछ साल पहले जो सुनामी जैसे जो नेचुरल डिज़ास्टर्स जो हुए हैं, इन्होंने समंदर के किनारे रहने वाले जगहों को पल भर में जो है समंदर की लहरें से जो है भोले को चले गए, और हज़ारों तादाद में लोग जो है उसके चपेट में आकर मौत का सामना करना पड़ा। तो इंडोनेशिया में जो हुआ अर्थक्वेक, ज़लज़ला, इसकी वजह से जो है ये सुनामी हुआ कर को बोला जाता है। तो सुनामी में क्या होता है, 40 से 50 फीट होती जो है समंदर की बड़ी बड़ी लहरें आती, और किनारे में रहने वाले बस्ती लोग जो है और उनकी चीज़ें जो है पूरे तबाह को फना हो जाती। नेक्स्ट, अब नेचुरल डिज़ास्टर, कुदरती आफतों में और एक रकम का कुदरती आफत के बारे में बोल रही, जैसे कि यहाँ देख सकती, ज़मीन जो है हिलने की वजह से जो ज़लज़ला पैदा होता है। तो ज़लज़ले में क्या होती, घरां जो है, यानी अर्थक्वेक में घरां बिल्डिंगां जो है इन्हें धस को गिर जाती, और रोड भी जो है उनका नामो निशान मिट जाता है, उनकी भी हालत ख़राब हो जाते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी और हमारे टेलीफोन का जो कनेक्शन है टूट जाता है, और कम्प्लीटली ये भी तबाह हो जाता है। तो इस अर्थक्वेक में या ज़लज़ले में बिल्डिंग के नीचे जो हज़ार या उसमें जो है हज़ारों तादाद में लोग और जानवरें जो है अपना जान को गंवा बैठती। हमारे मुल्क में भी जो है कुछ जगहों पर जो है अर्थक्वेक या ज़लज़ला होता है, जैसे कि अंडमान निकोबार, असम, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र वगैरह वगैरह जो स्टेट्स हैं, यहाँ पे भूकंप यानी अर्थक्वेक या ज़लज़ला होने वाले जगहें करके उनको निशानात किया गया है। और इसमें कैसा बचेगा करको एक मिसाल देकर बता रही, अगर अर्थक्वेक आ गया, ज़लज़ला आ गया तो कैसा बचना। तो एक एग्जांपल क्या आप दे रही, जापान शहर को देखो, तब वहाँ पर जो है ज़लज़ला होते रहता, अर्थक्वेक होता रहता। सो इससे उन्होंने हिफाजती पाने के लिए, तो उनसे क्या भी डेंजरस नुकसान होना नहीं करके उस तरह के घरों को उन्होंने बना लेती। इसमें वो लोग कामयाब होकर ही, अगर वहाँ ज़लज़ला आ गया तो भी ज़्यादा मौत का जो है खामियाजा नहीं भुगतना पड़ता। तो इस तरह के घर बिल्ड करती कि ज़्यादा हैवी मटेरियल नहीं यूज़ करते, हल्के फुल्के चीज़ों से अपने घरों को बनाती, शिफ्ट करने के घरों को ये करती, और बहुत सारे जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती जो कि उनकी जानी माल को जो है नुकसान नहीं होता। तो मौजूदा जो है इसके साथ साथ और एक नेचुरल डिज़ास्टर के बोल रही, जो ग्लोबल वार्मिंग जो है ये बढ़ता हुआ जा रहा है, नहीं टेम्परेचर बढ़ता हुआ जा रहा है। इससे क्या होती है, बर्फ़ के पहाड़े जो है पिघल रही। इसी तरह से जो है बर्फ़ के पहाड़े पिघलने से क्या होता है, नदियों में फ्लड आता है, और समंदर में पानी का लेवल बढ़ते हुए जा रहा है करको जो है तब जो वेदर के एक्सपर्ट्स ही हम ना अलर्ट करा रही हैं। सो ध्रुव प्रदेश का तो नॉर्थ पोल जो साउथ पोल है, यहाँ पे बर्फ़ी इलाका है, तो वहाँ का बर्फ़ क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से वो सब भी जो है डेंजरस के हालत में ही करको बोल रही हैं। आगे अब कंक्लूजन में बोलने से पहले कुछ बोल रही कि तूफ़ान और बर्फ़बारी, जो वॉल्केनिक माउंटेन से निकलने वाला वैग्मा जो है वगैरह वगैरह, ये तमाम चीज़ें कुदरत आफतें जो है आकर जो है इंसान, जानवर और उसकी प्रॉपर्टी को नुकसानात पहुंचा रही। सो इस नेचुरल डिज़ास्टर या कुदरती आफतें जो आने के लिए
इंसानी भी एक मेन वजह है। अगर उन्हें इस नेचर को हिफाजत में इस नेचर को, इस एनवायरनमेंट को बचाने उन्हें जुड़िया तो सिर्फ वो तभी जो है इस तरह के डिज़ास्टर्स को, इस तरह के जो है जो कुदरती आफतों से जो है बचने के लिए होता है या उनको दूर रख सकता है। कब उन्हें अपनी एनवायरनमेंट को, अपनी इर्द गिर्द को बचाने की कोशिश करे। तो यह हुआ प्रकृति विकोपा यानी नेचुरल डिजास्टर, कुदरती आफतें बारे में एक एग्जाम्पल देखो ही इससे। तो पिछले क्लास में स्टार्ट किया था, तो एक क्लास में ये ख़त्म हुआ। तो अब नेक्स्ट एक एक्टिविटी देखो ही, ये तुम्हें करना, तो इसके बारे में मैं क्लू देता हूँ। एक एक्टिविटी मैं करता हूँ, ये क्लू देता हूँ, तुम्हें कर को जो है ये एक्टिविटी मेरे कमेंट्स में वगैरह तुम्हें उसका पिक डाल सकती। तो तुम ना एक एक्टिविटी क्या है तो पढ़ को समझाता हूँ। चटुवटिकेಗಳು तो एक एक्टिविटी, तो ये है सो तुम ना पेज नंबर बताता हूँ, देखो उसी के बाद 61 पेज नंबर 61 में ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು एक्टिविटी, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಸುಳಿವುಗಳನ್ನು, यहाँ दिए गए जो क्लूस को, यहाँ दिए गए जो क्लूस ही क्लूस रहती नहीं, अब तुम्हें क्या भी करना तो एक क्लूस देती, तो उस तरह के क्लूस का इस्तेमाल करके क्लूस का इस्तेमाल करको आधरिಸಿ वाक्य वृंदಗಳನ್ನು सेंटेंस को जो है बनाओ, रचिसी तक्क शीर्षिकेಯನ್ನು एक प्रॉपर हेडिंग को तुम्हें दियो नीडिरी, यानी नीचे दिए गए कुछ क्लूज का इस्तेमाल करो और सेंटेंस फ्रेम करना और उसे एक प्रॉपर तुम्हें हेडिंग भी देना। तो क्लूज क्या क्या है, एक व्यक्ति विचारा, एक इंसान के बारे में, एक व्यक्ति के बारे में, एक पर्सन के बारे में, व्यक्ति विचारा पर्सन के बारे में। तो उसमें क्या क्या रहना क्लूस का, तो ನಿಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದ ಗ್ರಾಮದ प्रसिद्ध व्यक्ति, तुम्हारे रीजन में आने वाला, तुम्हारे रीजन में आने वाला या फिर तुम्हारे विलेज में आने वाला कोई फेमस इंसान, जो फेमस पर्सन है वो उसके बारे में उठा लेना। तुम्हारे रीजन वाले रहना, यानी तुम्हारे स्टेट या ज़िला वहाँ के रहना या फिर तुम्हारे गांव के रहना, उस तरह के एक फेमस बंदे के बारे में रहना इन्फॉर्मेशन। तो उनके बारे में क्या क्या रहना, जनना, उनकी पैदाइश, कब पैदाइश हुई, कहाँ पैदाइश हुई, ये बारे बताना। उसके बाद बाल्य, उनका बचपन कैसा गुजरा, चाइल्डहुड कैसा था, ओके। उसके बाद चाइल्डहुड में शिक्षण, उनके एजुकेशन के बारे में बताना, यानी प्राथमिक प्राइमरी एजुकेशन कहाँ हुई, कहाँ उन्हें हासिल की। उसके बाद प्रौढ़ शिक्षण, उन्होंने हाई स्कूल एजुकेशन को कहाँ किया, और उन्नत शिक्षण हायर एजुकेशन को उन्होंने कहाँ हासिल किया। तो शिक्षण एजुकेशन के बारे में स्टेप बाय स्टेप बताना। अब एजुकेशन हासिल करें तो नेक्स्ट क्या है, जॉब है नहीं, तो उनका प्रोफेशन, वृत्ति साधन है, उनका जॉब, उनका प्रोफेशन, उसमें क्या अचीवमेंट्स, उन्होंने क्या क्या जो है हासिल किया अपने काम के ज़रिए से, अपने नाम के ज़रिए से, तो उसको बोलते हैं वृत्ति साधन है, प्रोफेशन वर्क की जो अचीवमेंट थी वो। तो उसकी प्रोफेशन के बाद, अचीवमेंट होने के बाद उनको अवार्ड्स रिवार्ड्स तो मिलती ही नहीं, तो उनको कौन से अवार्ड्स मिले, प्रशस्तिಗಳು, तो उसके अवार्ड्स के बारे में। बाद में फाइनली लास्ट में व्यक्तित्व, उनकी पर्सनैलिटी का तो दो रकम क्या आती है देखो, एक आउटलुक पर्सनैलिटी, एक इनर पर्सनैलिटी, यानी यहाँ पे अंदरूनी उनकी पर्सनैलिटी, लोगों के साथ रवैया कैसा था, मामला कैसे थे, उन्हें किस तरह के बंदे थे, नेचर कैसा था उनका, ये तमाम चीज़ें बयां करती नहीं, तो वो बोलती व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी। तो ये तमाम चीज़ें है ना, उस तरह का एक तुम्हें इसको क्या हेडिंग दे सकती वो देकर जो है उस पर्सन के बारे में डिटेल से ऐसा लिखना, जो कि तुम्हारे रीजन में कौन कौन, अब अलग अलग स्टूडेंट्स हैं, तुम्हें अलग अलग स्टूडेंट के वहाँ के जगहें अलग रहती हैं, तो वहाँ के कोई ना कोई तुम्हें फेमस बंदा मिल जाता है नहीं, तो उनके बारे में लेको तुम्हें लिखना, उनके बारे में इंफॉर्मेशन सबसे पहले कलेक्ट करना, बाद में अलग अलग, जैसा कि बोली में कोई सा भी ऐसे लिखना से पहले इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने बुक पढ़ना, ओके, बाद में लाइब्रेरी विज़िट करना, देन आप इंटरनेट में भी एक्सेस कर सकती है ना। तो इन तमाम चीज़ों के बाद जो है तुम्हें फाइनलाइज में एक आदमी के बारे में उठा लेना, एक फेमस पर्सनैलिटी रहना उन्होंने, तो उनके बारे में तमाम चीज़ें रहना। तो व्यक्ति विचारा पर्सन के बारे में, एक आदमी के शख्सियत के बारे में, तो उसमें क्या रहना उन्होंने, सबसे पहले तुम्हारे रीजन के या तुम्हारे गांव के एक फेमस आदमी रहना, ऐसे कॉमन आदमी नहीं रहना, फेमस बंदा, कुछ अचीव किया रहना ऐसे। तो उनकी पैदाइश कहाँ हुई और उनकी चाइल्डहुड,
उसके बाद उनका एजुकेशन यानी उनका इल्म यानी प्राइमरी का एजुकेशन कहाँ हुआ उनका हासिल, हाई स्कूल एजुकेशन उन्होंने कहाँ हासिल की, उसके बाद हायर स्टडीज़ उनका ग्रेजुएट कहाँ बने, पोस्ट ग्रेजुएट कहाँ बने, तो उनका हायर एजुकेशन कहाँ कहाँ उन्होंने हासिल किया उसके बारे में लिखना। उसके बाद उन्होंने जो प्रोफेशन किया, काम किया, तो उसमें उन्होंने क्या क्या अचीव किया, कहाँ कहाँ किए, क्या क्या उन्होंने पोस्ट में रखो काम करे, तो उसको बोलते हैं वृत्ति साधने। और नेक्स्ट उनको अवार्ड्स रिवार्ड्स प्रशस्तिಗಳು, उनको अवार्ड्स रिवार्ड्स कौन से मिली उसके बारे में लिखना। उसके बाद क्या है, व्यक्तित्व उनकी पर्सनैलिटी के बारे में बताना। तो ये एक्टिविटी तुम ना एज एक होमवर्क की तरह दे रहा हूँ, तुमने एक असाइनमेंट की तरह, तुम्हें खुद इसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करको तुम्हारे रीजन में तुम्हारे प्लेसेस में कौन आती उनके बारे में लिखना। अब और एक एक्टिविटी है तो उसके बारे में मैच बता को देता हूँ, एक तुम ना देखो, एक मैच अगली क्लास में डिस्कस करता हूँ। उसके बाद एक पंचुएशन मार्क है, एक पैसेज देती हैं तो उसमें कौन से पंचुएशन मार्क लगाए जाते हैं और कौन से पंचुएशन मार्क ही, तो ये दो भी चीज़ें जो है नेक्स्ट अगले क्लास में यानी अगली पार्ट में जो है हमें इसी एस्से के पार्ट में जो है हमें कंटिन्यू करेंगे।